नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पहलगाम घटना के बाद सरकार क्या कर रही है, विपक्ष कौन-सी भाषा बोल रहा है और पाकिस्तान में कौन-कौन मरीज़ भर्ती हैं। और एक सबसे बड़ी जानकारी आ रही है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी लेट इवनिंग में पीएम हाउस पहुँचे हैं। ये कार्यक्रम बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि कई ऐसी जानकारियाँ हैं जिन्हें आपका जानना बहुत ज़रूरी है और जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि शिवम जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ वाली स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। शिवम जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। जी, धन्यवाद। शिवम जी, कई सारी मीटिंग्स हो रही हैं और इसी बीच मोहन भागवत भी लेट इवनिंग में पहुँचे हैं क्योंकि इससे पहले कई सारी महत्वपूर्ण मीटिंग्स हुई हैं। और लेट इवनिंग में मोहन भागवत जी का पीएम हाउस पहुँचना किस तरीके से देखते हैं? अगर आप कहें तो मैं पीएम साहब का एक छोटा-सा आपको क्लिपिंग भी दिखा दूँ। जी। समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। तो बहुत बड़ी जी। बात कह दी है प्रधानमंत्री जी ने। जी, मनविंदर शिवम जी जी। नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम। जय सबसे श्री पहले राम। मैं बता दूं दर्शकों की सहूलियत के लिए ये जो प्रोग्राम है 3 हिस्सों में बटा रहेगा। सबसे पहला कि भारत में सरकार क्या कर रही है और भारत के अंदर क्या हो रहा है। दूसरा हिस्सा ये रहेगा भारत के अंदर जो एक इकोसिस्टम काम करता है या विपक्ष है या और जो लोग हैं वो किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और तीसरा पक्ष होगा दरअसल पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। जब तक आप इन तीनों समीकरणों को नहीं समझेंगे तब आप नहीं समझ पाएंगे कि असल ये पिक्चर किस तरीके से बुनी जा रही है और ये पिक्चर किस दिशा में जा रही है। सबसे पहली बात होगी सरकार क्या कर रही है। मैं आपको ये बता दूं सरकार युद्ध की तैयारी कर रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्मॉल स्केल वॉरफेयर है, कोई कहेगा लंबा युद्ध चलेगा, उस पर डिबेट हो सकती है कि फटाफट रैपिड एक्शन है कि लंबा खींचेंगे, कैसे होगा वो अलग बात है। सरकार ने क्या तय किया वो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ आप उसी दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये जो हिंट आ रहे हैं वो ये है। सबसे पहली बात, आज जिस तरीके से लगातार कई दिनों से जो बैठकें चल रही हैं, कल मान लीजिए आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज जो कैबिनेट बैठक है वो होगी सरकार की। सरकार के जितने कैबिनेट के मंत्री हैं उन सबकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री उन्हें ये दिशा निर्देश देंगे या लगभग उस दिशा में अंदाजा आ रहा है कि भैया अगर देश इस स्थिति में पहुंचता है तो आपके मंत्रालयों का क्या रोल होगा। दरअसल प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को यह ब्रीफ करेंगे कि दरअसल भारत किस दिशा के अंदर बढ़ रहा है। अगर युद्ध जैसी स्थिति आती है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम होगा। अगर युद्ध जैसी स्थिति आती है तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री क्या करेगी, जो अलग अलग मंत्रालय हैं, डिफेंस क्या करेगा, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस तरीके से अपने जो कैबिनेट है उससे वो बात करेंगे। हर एक के रोल निर्धारित होंगे कि आपको इस तरीके से इन सब चीजों को मैनेज करना है। इसके बाद सीसीएस की बैठक होगी। आप ये देखिए जो सीसीएस है ना, आप ये मानिए भारत की सुरक्षा का कोर है। इसमें जो क्रीम है भारत की, जो टॉप है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, एनएसए और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, होम सेक्रेटरी और आपके फाइनेंस सेक्रेटरी और आपके डिफेंस सेक्रेटरी, ये सब इसके अंदर मौजूद रहते हैं। जनरली उसमें से कुछ को बुलाया जा सकता है, कुछ को नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन ये लोग इस पे बात करते हैं। इतनी जल्दी सीसीएस की बैठकें मुझे नहीं याद है कि लास्ट कब हुई थी। अभी 24 तारीख को हुई थी और फिर आज है। तो किस तरीके से सरकार काम कर रही है ये इसको दर्शाता है। कल रात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनएसए के साथ, तीनों सेना अध्यक्षों के साथ, इन सबके साथ बैठक हुई थी। आप ये कहेंगे बैठकों में जयशंकर साहब क्यों नहीं दिखाई दे रहे। जयशंकर साहब इसलिए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि वो दूसरे देशों के जो राजनयिक हैं, जो दूसरे देश हैं, उनसे संपर्क साधने में लगे हुए हैं। कल भी 3 देशों के साथ संपर्क साधा गया है कि कल को अगर भारत कुछ करता है तो आप हमारे साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, साफ बता दीजिए। बाद में 3-5 नहीं चाहिए आपसे। तो ये पूरा का पूरा जो खा ये तैयार किया जा रहा है धीरे धीरे। आपने फिर इसमें कहा कि जो प्रधानमंत्री की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उसकी भी मुलाकात होगी। उसमें रिजर्व बैंक के अध्यक्ष होंगे, आरबीआई के गवर्नर और ये सब जो भी उनके वित्तीय सलाहकार, ये सब मौजूद होंगे कि भारत के ऊपर क्या वित्तीय परिस्थितियां आ सकती हैं, अगर ये युद्ध कितना लंबा चलेगा, क्या चलेगा, ये सब चीजें होंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बैठक का दौर इसलिए चल रहा है। और आपने कहा कि एक और बैठक है। देखिए प्रधानमंत्री अपने सेनाध्यक्ष से मिलेगा,
अपने मंत्रियों से मिलेगा, ये ठीक है, ये नॉर्मल भी मिलते हैं और ऐसी स्थिति में मिल रहे हैं तो स्वाभाविक है। मोहन भागवत से क्यों मिले, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मिले हैं, और ध्यान रखिएगा मोहन भागवत परम पूज्य सरसंघचालक जी पहली बार 11 सालों के अंदर पीएम आवास के अंदर गए हैं और पहली बार प्रधानमंत्री नागपुर गए थे। वो इसलिए गए हैं क्योंकि संघ का जो व्यापक दायरा है राष्ट्रीय स्तर पर, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां संघ का संपर्क नहीं है। अर्बन एरिया में कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है संवेदनशील, तथाकथित संवेदनशील मोहल्लों को छोड़कर, वहां पर भी होगा। कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां उनका संपर्क नहीं है। तो संघ की ये जिम्मेदारी है, कई मल्टीपल लेवल्स पे जिम्मेदारी है। सबसे पहले समाज के अंदर माहौल तैयार करना, समाज को यह बताना कि राष्ट्र किस दिशा में बढ़ रहा है। उसके अलावा समाज के अंदर से बहुत सारी जानकारियां जो निकल के आएंगी। अब आईबी का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, जितना बड़ा नेटवर्क किसी एजेंसी का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है जितना बड़ा नेटवर्क संघ का है। बहुत सारी जानकारियां समाज से अंदर निकल के आएंगी, फीडबैक निकल के आएंगे, हो सकता है कुछ गोपनीय जानकारियां निकल के आए। संघ ने किस तरीके से 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, 48 का युद्ध हो, किस तरीके से सहयोग किया सब जानते हैं। 48 के युद्ध में तो अगर आज कश्मीर बचा है तो संघ के स्वयंसेवकों की वजह से बना है। उन्होंने वो रनवे बनाया था जिसके ऊपर पहली बार भारतीय सेना का प्लेन उतरा था। किस तरीके से भारत की पूरी नई कैबिनेट की हत्या की प्रयास किया जा रहा था, वो जानकारी संघ के स्वयंसेवकों ने दी थी। तो राष्ट्र को किस तरीके से समर्पित है, किस तरीके से समाज के अंदर संपर्क है, उसका शायद इस्तेमाल प्रधानमंत्री करेंगे। हमने तो 71 के युद्ध में, 65 के युद्ध में तो ये भी देखा कि संघ वाले किस तरीके से ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे, माफ कीजिएगा 62 के युद्ध में। तो इसलिए संघ की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। करोड़ों स्वयंसेवक हैं, सैकड़ों संगठन हैं, तो ये जानकारी उन्हें दी गई है। मैं ये नहीं कह रहा उन्हें ऑपरेशनल डिटेल्स बताई गई है, लेकिन उन्हें निश्चित तौर पर राष्ट्र किस दिशा में बढ़ रहा है ये बताया गया होगा और उसका सहयोग अपेक्षित किया गया होगा। और वहां पे अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत जी थे। उन्हें यह बताया गया होगा कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपको इसके एवज में क्या क्या रिसोर्स दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा पैसे वैसे दे रहे होंगे, लेकिन हाँ, आपको हमारे से क्या सहयोग चाहिए अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, वो सहयोग दिया जा सकता है। और हो सकता है और संगठनों से भी संपर्क में हो, और बहुत सारे संगठन हैं जो राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के सहयोग में लगे हुए हैं। अब मोहन भागवत जी क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी, उनकी बात आ जाती है, तो ऐसा है कि हर संगठन और समाज के हर बड़े तबके से बात की जा रही होगी। अब मोहन भागवत जी से मुलाकात है क्योंकि वो लाइमलाइट ज्यादा रहती है, हर चीज को पॉलिटिकल प्रिज्म से देखने की आदत मीडिया की हो गई है, तो संघ के स्वयंसेवक हो या संघ के सरसंघचालक हो, उसी दिशा में देखता है, तो देख रहा है, कोई बेहतर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर है। हाँ, ये मानकर चलिए जिस तरीके से आगे बढ़ रही है सरकार, अब के अलावा और क्या कर रही है सरकार, जिस तरीके से काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, जिस तरीके से एनकाउंटर्स चल रहे हैं अनडिस्क्लोज्ड लोकेशंस के ऊपर लगातार चल रहे हैं, जिस तरीके से ओजीडब्ल्यूज उठाए जा रहे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स, किस तरीके से एनआईए लगभग 250 से ज्यादा सस्पेक्ट्स को अरेस्ट कर चुकी है और 2500 से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है। उसके अलावा जो लोग कह रहे थे कि सिचुएशन कहां टेंस है जी, अगर टेंस होती तो टूरिस्ट कैसे जा रहे हैं कश्मीर के अंदर, 48 से ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस पे जाना अब बंद कर दिया गया है। किस तरीके से एयरफोर्स ने कश्मीर के अंदर जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको अपने अंडर ले लिया है, क्योंकि उनके अब अधिकारी रुक रहे हैं, वहां से काम करने की स्थिति है वो आगे बढ़ाई जा रही है। तो कुल मिलाकर सरकार जिस तरीके से इंटरनल फ्रंट के ऊपर काम कर रही है और चिन्हित कर पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, किस तरीके से निकाला जाए, यह पूरा का पूरा प्रयास है। और कल आपने एक क्वेश्चन पूछा था, वो सीमा हैदर भी जा रही है, उसे भी 3 दिन का नोटिस दे दिया, भैया बाहर निकलो। तो मतलब सीमा हैदर से लेके सलमा सुल्ताना, हर एक को यह तय किया जा रहा है कि आपको अब भारत में नहीं रह सकते। उसके अलावा भारत एक और बड़ा प्रयास कर रहा है। दरअसल आईएमएफ की तरफ से $1.3 बिलियन का एक किस्त पाकिस्तान को जानी है, जिसकी बैठक 9 मई को होनी है, जिसे आईएमएफ रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी कहा जा रहा है। भारत यह प्रयास कर रहा है कि $1.3 बिलियन पाकिस्तान को ना मिले, क्योंकि पाकिस्तान उसका इस्तेमाल जिस मद के लिए दिया जा रहा है वहां ना कर किस तरीके से हथियारों के परचेज के लिए हो सकता है और कुछ हो सकता है, उसमें वो कर सकता है। यह प्रयास भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है, भारत सरकार की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है कि जो राफेल विमान भारत को मिलने हैं उनके सोर्स कोड फ्रांस से मांगे जा रहे हैं। सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड अब तक तो फ्रांस ने कह दिया भैया ये जहाज है, इसमें ये आप मिसाइल लगा सकते हो, ये रडार की कैपेसिटी है, और इस तरीके से सारा वो सिस्टम आपको समझा दिया, ये सॉफ्टवेयर है। भारत सरकार वो सोर्स कोड चाहती है जिसके हिसाब से वो अपने हिसाब से इस प्लेन को मॉडिफाई कर सके।
कि अभी तो पता है 5 ही तरह की मिसाइल लग सकती है, शायद हमें 2 एक्स्ट्रा लगानी हो, लेकिन फ्रांस से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर सोर्स कोड हमारे पास होगा तो हम अपने आप चेंज करके उसे लगा सकते हैं। रडार को शायद एनहेंस कर सकते हैं, शायद उसके मैन्यूवरेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, उसके सॉफ्टवेयर में चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें सरकार चाह रही है और फ्रांस से इसका नेगोशिएशन चल रहा है, ताकि स्पेयर पार्ट्स कुछ, मान लीजिए उसमें हमने सॉफ्टवेयर में चेंज कर दिया, कुछ स्पेयर पार्ट्स ऐसे हैं हमारे पास पड़े हैं, सॉफ्टवेयर चेंज करने से शायद वो भी चल जाए, अब हमें फ्रांस के ऊपर ना डिपेंडेंट रहना पड़े। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार की तरफ से, टेक्निकल एस्पेक्ट हो, मिलिट्री एस्पेक्ट हो, इंटेलिजेंस एस्पेक्ट हो, सोशल एस्पेक्ट हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, हर एक पे काम चल रहा है। और ये तब होता है जब आप किसी बड़ी तैयारी के लिए लगे हैं, और वही सरकार कर। लोग पूछ रहे हैं ना, कब करेंगे मोदी जी, कब करेंगे मोदी जी? अरे भैया, घर का फूफा है क्या तुम्हारे? सिर्फ देश देखना है, सिर्फ युद्ध में नहीं जाना। उन्हें यह भी देखना है कि जब युद्ध हो रहा होगा तो क्या होगा और युद्ध के बाद क्या होगा। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया चलो भाई 10 राफेल लेकर चढ़ जाओ, मान लीजिए 2 भी गिर गए, 1 भी गिर गया, फिर कहेंगे ना, अरे जब तो बड़ा 56 इंच की छाती लेके घूमता था, देखो प्लेन गिरवा दिया हमारे। फिर आ जाएंगे आर्टिकल लेके, एक इतने करोड़ का खरीदा था, इतने हजार करोड़ रुपए मोदी जी ने खराब कर दिए। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। आर्मी की मोबिलाइजेशन कैसे होगी, नेवी कैसे काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल क्या कहा बैठक के बाद, कि तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है, समय वो तय करें, निशाना वो तय करें, जगह वो तय और तरीका वो तय करें। इससे ज्यादा और क्या चाहिए भैया? इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, कि प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए ये 1 हफ्ते का होमवर्क किया गया। ऐसा ही नहीं, जब पहली सीसी बैठक होगी प्रधानमंत्री ने कुछ होमवर्क दिया होगा, इंटेलिजेंस वालों को कहा होगा, रॉ वालों को, भैया ये जानकारी निकाल के लाओ, क्या कौन से पॉट पे बैठा है, कौन से रंग की शर्ट पहनता है, किस किस के साथ उसके अफेयर चल रहे हैं, कहां कहां वो छुपा हो सकता है, सब जानकारी निकाल के लाओ। आर्मी वालों को कहा होगा, भैया तुम्हारा गोला बारूद जहां जहां रखा है सारा उठा के, कहां तुम्हें हमला करना है वहां जाओ। इसरो वालों से बात की, आईबी वालों से बात की होगी, मिलिट्री इंटेलिजेंस से बात की होगी। तो बहुत कुछ काम करना पड़ता है। आपको घर में एक शादी करनी पड़ जाए ना, तो 15-20 दिन से महीना भर में आपकी ऐसी तैसी हो जाती है। यहाँ तो देश को युद्ध लड़ने कई महीने तो देश वो को युद्ध शादी लड़ने होती जाना है, ये कुछ और चीज है ना। और लोग कह रहे हैं अरे मोदी जी ने क्यों नहीं किया, कि उन्हें रेसिपी ना इंस्टेंट चाहिए, और बाद में जब कोई दे भी देगा इंस्टेंट, कहेंगे मजा नहीं आया, कुछ और दिखाओ। तो ऐसे नहीं चलते देश। इसलिए जो समय है वो सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर लिया जा रहा है। और इसका असर दिखाता हूं क्या फर्क है। इसका फर्क ये है कि यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इनके डिप्लोमेट ने पता क्या है पाकिस्तान में, जो डिप्लोमेट्स हैं, अपने परिवार वालों को, भैया प्लेन का टिकट बुक करो और यहां से भागो। अब तक तो सेना भाग रही थी, नेवी भाग रही थी। नेवी में भी जो 2 कमांडर हैं, अभी उनके नाम सामने आ रहे हैं, वाइस एडमिरल मोहम्मद फैजल अब्बासी, जो कराची का कोर कमांडर है, जो कराची का, माफ कीजिएगा, नेवल कमांडर है, और वाइस एडमिरल राजा राब नवाज, जो डेप्यूटी चीफ है नेवल स्टाफ ऑपरेशंस, इस परिवार भी भाग गया। अभी तो आर्मी भाग रही थी, अब नेवी भाग रही है, अब दूसरे राजनयिक भी भाग रहे हैं। यानी हवा भांप ली है। जैसे चील, कौवों और जानवर को पता लग जाता है ना भूकंप और तूफान आने वाला है, वो स्थिति पाकिस्तान में हो रही है जी। लेकिन शिवम जी, पाकिस्तान को पता चल गया है कि तूफान आ रहा है। हमारे देश में जो पाकिस्तान और गाजा वाले लोग हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, उन्हें बड़ी जल्दी पड़ी हुई है। अरे कुछ हो नहीं रहा। जब मैं तो आपको पहले भी कहा था आपके शो पे, जिसे जिसे जल्दी है ना जानने की, मोदी जी उन्हें कहे भैया एक फॉर्म आया है, गूगल फॉर्म जारी करें, कि जिसे जिसे जानना है क्या क्या चाहिए उन्हें, उस फॉर्म को भरें और टाइम स्लॉट बुक करें, मिसाइल जाएगी, उसमें बैठ के वहां चले जाएं और देख लें क्या हो रहा है। मेरा सजेशन है भारत सरकार को। शिवम जी, एक और आपको दिखाना चाह रही हूं मैं, आप इसमें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज उनकी जैकेट का कलर कौन सा है? अब देखिए, वो तो सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना रंग ढूंढ ये लेते हैं। बहुत बड़ा मैसेज है, जी ने सफेद पहना है तो शांति चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा मैसेज है, मौके की बात जी, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। हाँ, मैसेजिंग ठीक है, आपने सही कहा कि मैसेजिंग होती है, निश्चित तौर पर होती है। बॉडी लैंग्वेज आप देखिए किस तरह की है। बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जैसे कोई प्रोग्राम होना है ना, कल आज सारी तैयारियां कर ली,
आदमी आराम से बैठ जाता, अच्छा चलो अब कुछ नहीं करना, सारी बुकिंग हो गई है, सब हो गया है, बस कल आराम से इवेंट को एंजॉय करना है। वो बॉडी लैंग्वेज है फाइनल। और ये बहुत जरूरी है। फाइनल हो गया, सब फाइनल टचअप, कल सारी डिटेल इनविटेशन कार्ड बढ़ जाएंगे, पहले कैबिनेट बैठक में, सीसीएस की बैठक में, और फिर के कार्यक्रम चालू। मैं ये नहीं कह रहा कल शाम को हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में, नहीं पता कब होगा। देखो कहा हाँ, कुछ बस नहीं ये जा है सकता, कार्यक्रम। पता चला कि किसी दिन हम सुबह उठे आज ही हो जाए, और जो तभी हो जाए। मतलब किसी दिन हम सुबह उठे और पता चला कि सब कुछ हो चुका है। और हो सके हाँ, ऐसा भी हो सकता है हमारी वीडियो आने से पहले हो जाए। मे बी हाँ, मे बी जी। अच्छा, एक चीज शिवम जी और है, मैं देख रही थी कि लोग इतने सालों से रह रहे हैं, पाकिस्तानी लोग आई मीन, और उनके बच्चे हमारे फोर्सेस में काम कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अब ये तो सरकार का लैप्स है। अब मैं देखिए इसमें तो मैं कोई आपको उस समय ये नहीं कह सकता कि उस समय सरकार, कौन सी सरकारें थी, किन लोगों को बहुत ज्यादा इनसे प्यार था, देखिए ये भी समझने की देखिए बात है ना, जो आज बड़ा देखिए शोर हाँ मचा देखिए रहे हैं। हाँ ये सवाल मैंने इसलिए किया है आपसे क्योंकि आज देखिए, आज देखिए मैं इस जी सवाल पे ना, मैं इस सवाल पे, देखिए मैं इस सवाल पे ये कहूंगा, सरकार तब की हो या आपकी, अब पिछले 11 साल में भी क्या ऐसे रिक्रूटमेंट हुए हैं, ये भी जानना। सरकार कोई भी हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। अगर देखिए स्क्रूटनी सबकी होनी चाहिए। अगर इतना बड़ा लैप्स है, 10 साल से पहले अगर कोई भर्ती हुई है वो अलग बात है, उसके लिए वो जवाब देंगे। 11 के बाद अगर कोई है तो इस सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सरकारें आएंगी और जाएंगी, देश रहेगा, और देश की सुरक्षा के लिए बहुत देश जरूरी है। रहेगा। बहुत बड़ी बात वो कह के गए हैं, देश रहेगा। और ये देखिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी का पत्र है। इन्हें बड़ी जल्दी मच रही है कि दोनों सदनों की जो है को कॉल किया जाए, लोकसभा कॉल क्या की जाए, नहीं, राज्यसभा कॉल नहीं की जाए, कॉल क्या की जाए, जल्दी है? एक बात बताइए, हाँ देखिए, हुँ, क्या कॉल की जाए, क्या होगा उससे, जी, क्या हासिल होगा? कि हम कंडेम करते हैं तो कर दो ना कंडेम, ट्विटर दिया है तुम्हें, छाप दो उस पर कंडेम। मैं असंवेदनशील होकर नहीं बोल रहा, मैं समय के हिसाब से बात कर रहा हूं। उस ज्वाइंट एग्ज़ैक्टली। सेशन का फायदा क्या है? क्या रेजोल्यूशन इसी संसद से ऑलरेडी पास नहीं है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? सरकार उस पर काम कर रही है, इसके लिए ज्वाइंट सेशन क्या बुलाना है? आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसके अंदर आने का समय दिया गया, आपके नेता नहीं बोले, तो वहां पे बोलना चाहिए था। आपको संवेदनाएं जाहिर करनी है, करिए, निश्चित तौर पर करिए, प्रोग्राम्स करिए। कांग्रेस ने अब तक कितने कार्यक्रम करे? मैंने सिर्फ एक रेवंत रेड्डी वाला तो देखा है, उसके अलावा कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो कांग्रेस ने, जो शहीद हुए हैं लोग, जो माफ कीजिएगा वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए कहां किया है? पहलगाम वालों के लिए। हाँ, इन्होंने क्या क्या बोला है वो मैं आपको दिखा देता हूं। जी, सबसे पहले इनका जो ट्विटर हैंडल है, उससे एक फोटो सार्वजनिक की गई, जिसमें एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा दिखता कैरेक्टर है, ना उसकी गर्दन है, ना हाथ है, ना पैर है, ऊपर लिखा है गायब। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का नैरेटिव है ना, एक पाकिस्तान में नैरेटिव है कि आसिम मुनीर गायब है, दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि भारत का भी नेतृत्व भाग गया है? यही तो पाकिस्तान कहना चाह रहा है जी, कि भैया मोदी की 56 इंच की छाती थी, देखो अब तक नहीं हमला करा, हमसे डर गया। तो पाकिस्तान में ये क्या नाम है इसका, कांग्रेस में अंतर रह गया? पाकिस्तान का भी तो ये नैरेटिव है। जी। और क्या आप ये कह रहे हैं कि ये डिजिटल सरतन से जुदा है? क्या आप अपने वोट बैंक को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम इस चीज को समर्थन करते हैं? उसके बाद होता क्या है कि वो एक जुबैर आ जाएगा, अरे देखो फिल्म है गायब, वहां से उठाया है, और चलो वहां से, तो कांग्रेस ने भी ये डिलीट क्यों कर दिया? कांग्रेस के हैंडल से डिलीट हो चुका है। या तो बिल्कुल। तुमने पहले गलत डाला, अगर सही डाला तो डिलीट क्यों किया? और माफी मांगे हम। क्या आप उस आइडियोलॉजी, उस सोच को बढ़ा रहे हैं जो एसटीएसजे की बात करता है? उसी अब हैंडल पे पाकिस्तान का माफ़ी नैरेटिव माँगे, बोल रहे हैं। हाँ, उसी हैंडल पे माफ़ी माँगे। बोले। उसके बाद एक और खबर, क्या क्या बयान दे रहे हैं। एक विजय वडेंटीवार है, महाराष्ट्र के नेताजी कांग्रेस के, क्या कह रहे हैं? अरे आतंकवादी पे इतना समय थोड़ी होता है कि वो कान में आके पूछे कि तुम्हारा धर्म क्या है, वो तो ऐसे ही मार दिया होगा, झूठ बोल रहे हैं।
परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता वाली पार्टी वाले झूठ बोल रहे हैं। मेरा एक राय है विजय साहब को, आप ना वहां पहुंचो, जब आपसे कलमा पढ़ने के लिए पूछेगा ना आतंकी, तब घड़ी में टाइम नोट करना कितने सेकंड लगे थे गोली लगने में, आप कीजिएगा। आपको ऐसा लगेगा मैं कोई डेथ थ्रेट दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ विजुअलाइज कर रहा हूं कि वो सिचुएशन कैसी होगी, और आप विजुअलाइज करें। और उसके बाद माफी मांग रहे हैं, कह रहे नहीं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगी। भैया जो इतना बड़ा नेता है ना, जो सिर्फ नेता बनता ही अपने जबान की खाके है, जो सिर्फ बोलना जानता वही नेता बनता है, उसे नहीं पता वो क्या बोल रहा है। सिद्धारमैया क्या कह रहे हैं, अरे युद्ध की जरूरत नहीं है, कोई नया ऑप्शन ढूंढिए। तो सिद्धारमैया साहब 75 साल से ढूंढ तो रहे थे, 50 साल से तो तुम भी ढूंढ रहे थे, तुम्हारी पार्टी भी। अगर कुछ है तो जाके कश्मीर में जाके बताओ ना, पाकिस्तान को जाके बताओ कोई ऑप्शन मानता हो तो। उसके बाद ये नरेश टिकैत, राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, बड़ा भाई कह रहा है अरे पानी क्यों बंद कर दिया जी, वहां किसान रहते हैं, किसान मर जाएंगे किसान। वही किसान फसल उगा के वो खाना उगाता है जिस खाने को खाकर वहां का आतंकी और वहां की सेना भारतीय लोगों को मारती है। कोई संवेदनशीलता हमारे लिए, हमारे मन में उनके प्रति नहीं है। फिर वो छोटा भाई कह रहा है कि जो ये हुआ ना पहलगाम में, इसके हत्यारे तो भारत में ही रह रहे हैं, सबको पता है। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, यही तो पाकिस्तान कह रहा है। तो तुम पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो। उसके बाद इन सबके बयान उठाकर पाकिस्तान यूएन में जाएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स में जाएगा, वॉशिंगटन पोस्ट में जाएगा, और इंटरनेशनल लेवल पे नैरेटिव बनाएगा, देखो राकेश टिकैत बोल रहा है कितना बड़ा किसान नेता, सिद्धारमैया बोल रहा है, विजय बोल रहा है, फला बोल रहा है, एक बीआरएस पार्टी है उसकी नेता है गायत्री, वो बयान दे रही है, वो महाभारत और रामायण पे ही सवाल उठा रही है कि उसमें तो हिंसा और रेप है इनडायरेक्ट वे में। तो किस किस तरह के लोग इस देश के अंदर हैं। मैं वापस से कहूंगा, प्रधानमंत्री चुनौतियों से तो लड़ लेंगे, लेकिन सही बात है, कैसे लड़ेंगे, इनसे समझ कैसे जाएंगे लड़ा लोग, जाए, इनसे कैसे लोग लड़ा समझ जाए। जाएंगे मैं राइमिंग किससे करना चाह रहा हूं, उससे कैसे बिल्कुल लड़ेंगे। बिल्कुल। एंड दिक्कत शिवम, दिस इज वेरी पेनफुल। एआईयूडीएफ का एमएलए पकड़ा गया असम के अंदर, जो कह रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। झारखंड के अंदर एक पकड़ा गया जो थैंक यू बोल रहा है। भाई साहब एक जगह तो, एक ध्यान नहीं आ रही कौन सी जगह, एक जगह तो मिठाई बांट रहा था जी। अगले दिन उससे पूछा क्यों बांट रहा है, कह रहा वो ईद थी ना, एक हफ्ते पहले वो मिठाई बची हुई थी, मैं वो बांटने आया था। पब्लिक ने थोड़ा शायद उसमें फिर जूतांजलि शायद दी हो तो उसे बहुत बेहतर होगा। भैया अगर एएनआई वाले ने, पीटीआई वाले ने, किसी ने माइक आगे अड़ा दिया, जरूरी है वर्बल डायरिया करना? शांत रहो, नो कमेंट कह दो। तुमसे बेहतर तो वो शशि थरूर है। वो तो बड़े कमाल कर रहे हैं भाई आजकल, बिल्कुल भाषा बस उनकी अब चेंज हो गई है। बस अब ये देखना है कितने दिन कमाल कर पाते हैं कांग्रेस में रहकर। हाँ सही बात है। मतलब इतना उनके बयानों से कांग्रेस इतना डर गई है कि उन्हें बाकायदा एक सर्कुलर निकालना पड़ा कि मुंह संभाल के बात करें सब लोग। वो तो सही बोल रहा है, वो कह रहे हैं ना कि संभाल के जुबान नहीं, संभाल के, ये वर्बल जुबान नहीं, संभाल ये के। वर्बल डायरिया जो कर रहे हैं इन्हें, इनके लिए है वो जी। और मेरा तो सवाल ये है, जिस दिन राहुल गांधी बोलेगा उस दिन कौन सा नोटिस जारी करोगे तुम? अभी उनको क्योंकि तो वो जिस मौका दिन दिया नहीं बोलेगा, जा रहा ना। नहीं वो इसलिए नहीं बोल रहा, वो भी सिर्फ ये वो कह रहे इसलिए हैं कि नहीं बोल सदन रहा, बुलाइए, वो इसलिए दोनों नहीं सदन बोल रहा। बुलाइए। जी। जब सदन बुलाया था वक्त पे तो तुम नहीं बोले, तब अलग बोले नहीं। अलग मौकों पे सदन बुलाते तब तुम बोलते नहीं हो। सदन जी। बुलाइए, सदन में पता नहीं क्या हो जाएगा। करना है आपको पता है, यहाँ छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है नक्सलियों के खिलाफ। 10,000 से ज्यादा कमांडो हैं वहां पर और नक्सलियों को घेर के खड़े हैं जंगलों के अंदर। नक्सलिज्म के ऊपर सबसे बड़ा आज तक का ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में फिलहाल चल रहा है। सैकड़ों में संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं और हजारों की संख्या में फोर्सेस वहां पर है। एक कोई पहाड़ है वहां पर नक्सली छुपे, उसे घेर के फोर्स वहां खड़ी है। तो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, सैनिटाइजेशन जबरदस्त चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो सैनिटाइजेशन चल रहा है, इससे पाकिस्तान में तो कुछ बीमारी सी नहीं फैल गई है? पाकिस्तान तो कई खुद लोग ही बीमार बीमारी हो है रहे जी। हैं? कुछ बीमारियां फैली हुई अच्छा वहां। आप वो उस खास बीमारी की बात कर रहे हैं। देखिए जी। मैंने युद्ध में तो खून बहता देखा था, लेकिन वहां अलग ही सिस्टम चल रहा है। देखिए कि ये सर्कुलर जारी हुआ है कि किस तरीके से जो हेमोरॉइड्स है उसकी बीमारी के तहत शाहबाज शरीफ को भर्ती किया गया। देखिए 3 ऑप्शन है इसके, या तो ये नोटिस भी, ये नोटिफिकेशन भी सही है और बीमारी भी सही है और बीमार हो गए हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है। दूसरा है या तो बीमारी नहीं है, नोटिफिकेशन सही है।
इसका मतलब वो जानबूझ के झूठ बोल के भर्ती हुए हैं और नोटिफिकेशन जारी कराया गया है। इसका मतलब वो ये मान चुके हैं कि सरकार पे से, राष्ट्र पे से हमारा सिविलियन गवर्नमेंट का होल्ड छूट चुका है, अब मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाना चाहिए और सारा कुछ आर्मी के हाथ में पकड़ा दो। और दूसरा ये है कि ये झूठ है और नोटिफिकेशन भी झूठा है। दोनों ही मतलब तीसरी स्थिति में भी हेमरॉइड्स अब शहबाज शरीफ को नहीं, पाकिस्तान को होगा, ये स्थिति है। क्योंकि अब ये नोटिफिकेशन में शहबाज शरीफ की जगह पाकिस्तान शब्द लिखा जाएगा, उससे हेमरॉइड्स होने वाला है कि जिस तरीके से अब सारे के सारे कार्यक्रम जो करने की सोच, जो तैयारी है, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 11-11 दिन से 7,000 से ज्यादा ट्रक सड़कों पे खड़े हैं। हम कह रहे थे ना कराची पोर्ट का ब्लॉकेट कर दी जाए, ऑलरेडी ब्लॉकेट है। सिंधी वाले पंजाबियों की किसी का भी सामान कराची पोर्ट पे नहीं आने दे रहे, एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा, खराब हो रहे हैं वहां तो इंपोर्ट हालात। के कंटेनर वहां फंसे पड़े हैं। दिक्कत ये है, ब्लॉकेट है, कराची पोर्ट ऑलरेडी ठप है। भारत तो क्या करेगा? इन्होंने इंटरनली गिलगिट बाल्टिस्तान वाले अलग लगे हैं क्योंकि वहां माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पास हो गया। वो कह रहे हैं तुम हमारा सारा खजाना लूट के ले जाओगे। तो काफी कुछ इस समय चल रहा है और आज भी बहुत इम्पोर्टेंट बैठक होने वाली है जिनकी हम बात कर रहे थे। देखिए बैठकें तो चलती ही रहेंगी, इतनी सारी जी। बैठकें पीछे हो रही होंगी, हमें पता भी नहीं होंगी। जी जी ये तो 2-4-5 बड़े नाम है जी कि सीसीएस की बैठक है और सीसीईए की बैठक है और कैबिनेट जो बैठक है वो सब होगी, ये उसके ऊपर है। इसके अलावा जी। बहुत कुछ है। अच्छा, इंडिया में भी डिजिटल स्ट्राइक शुरू हो गई है, सुना है एक चैनल बंद हो गया है, पता नहीं कौन सी जी पार्टी का बिल्कुल। था वो। देखिए पाकिस्तान में तो डिजिटल स्ट्राइक हुई। पहले मैंने आपको बताया वो सूबेदार आरजू शहीद हो गई थी कल। वो आज जी सुना वो आज मेजर चीमा भी चले गए, आज मेजर चीमा का भी चैनल उड़ा दिया। जो सही कह रहे सर्जिकल हैं। स्ट्राइक हुई है ना पाकिस्तान के अंदर डिजिटल, भारत में बहुत खुश हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले 100 पाकिस्तानी चैनल थे, मोदी सरकार ने 60 उड़ा दिए, 20-30 बचे हैं, अब सब तो हमें ही देखेंगे। तो वो एक जर्मनी वाला वो खुश हो गया कि वहां की सारा ट्रैफिक मेरे पास आएगा। एक भारत में था वो हिंडनबर्ग में कूद गया था, वो भी खुश होगा कि भाई पाकिस्तानी मेरे पास आएंगे देखने। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब यही नहीं है कि आप ये बता दें कि भारत के परमाणु बम कहां रखे हैं, सेना कहां जा रही है, मोर्टार कहां रखा है, आर्टिलरी कहां रखी है, वही नहीं होता। राष्ट्र का नैरेटिव आप कैसे क्रिएट कर रहे हैं, डिमोरलाइज तो नहीं कर रहे, फॉल्स सेंस तो नहीं क्रिएट कर रहे, वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवम जी, आपने मेरे शो के लिए सब समय पता लगेगा। निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमें देख रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी राय ज़रूर दें कमेंट के ज़रिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।